Now we will start second law of thermodynamic. This is law of entropy. We will see later why we are calling it law of entropy. थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ हमको एक डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ टाइम, प्रीफर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम का डायरेक्शन क्या हो। इसका कहने का मतलब है कि फ्लो ऑफ एनर्जी और हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसी को ये कहता है देयर इज अ प्रीफर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम। As many processes in nature is not reversible, they can't be reversed. Let us see what is a reversible process first. Reversible process. अगर कोई सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट को किसी एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के वापस पा लेता है तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस साइक्लिक हो सकता है या फिर अपने पाथ को रिट्रेस करके भी आ सकता है। दिस इज अ साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। जब वो अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ रहा है तो उस केस में हम देखेंगे कि उसका जो फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो है। और रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस इवॉल्व हो क्वासी स्टैटिकली। मीन्स वो हर एक पॉइंट पे प्रोसेस डिफाइंड हो, तभी उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अमाउंट ऑफ एनर्जी taken by the system will be equal to work done by the system as internal energy is 0. So here we see that in reversible process, amount of energy we given to the system is equal to work done by that system. Now we will see some statement of second law of thermodynamic. First one is by Sir Kelvin. He stated that अगर हम किसी सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, वो सिस्टम उस एनर्जी को टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और दूसरा स्टेटमेंट ये है सर क्लॉसियस कि फ्लो ऑफ एनर्जी ऑलवेज होगा हॉटर टू कोल्डर। हॉट टू कोल्ड बॉडी में इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा हमेशा हॉट टू कोल्ड। दिस बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। Let us see how. Suppose we have a system which convert whole energy which we are giving to the system in work. अगर ऐसा हो जाए और हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है जो रिवर्स ऑर्डर में वर्क कर रहा है, लेट्स से फ्रिज, और ये कोल्ड पार्ट से हॉट पार्ट में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। ये Q ऑफ C लिया एंड Q ऑफ H वापस हॉट पार्ट को दे दिया। यहाँ पे इफ़ Q इज इक्वल टू वर्क हो गया, देन वर्क जो करेगा फ्रिज वो करेगा QC अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, उतने वर्क करके वो QC अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा और QH अमाउंट ऑफ एनर्जी हॉट पार्ट को दे देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब ये मोशन तो बिल्कुल परपेचुअल मोशन टाइप हो गया, परपेचुअल मशीन ऐसा हमने बना लिया कि अब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। सो दिस वायलेट एज दिस वायलेट केल्विन्स स्टेटमेंट एंड दिस वायलेट क्लॉसियस स्टेटमेंट, दैट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड टू हॉट विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। In
रिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हमने देखा कि एनर्जी जितना हमने दिया उतना वर्क के बराबर आ गया, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो था। क्या ये स्टेटमेंट केल्विन के स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है? ये केल्विन के स्टेटमेंट को वायलेट नहीं कर रहा है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट वी विल सी द साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको स्टेप वाइज देखते हैं, ए से बी। ए से बी जाने में क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज हो रहा है डेल यू। लेट से इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज डेल यू हुआ और उसने वर्क किया कुछ डब्लू और उसने बाहर से हीट लिया Q1। लेट नाउ इन सेकेंड प्रोसेस बी टू ए जा गया, जब वो दूसरे प्रोसेस में उसने चेंज ऑफ एनर्जी किया माइनस डेल यू, वर्क दिया माइनस W2 और हीट ये इजेक्ट करेगा Q2। देखते हैं कि हीट इजेक्ट क्यों कर रहा है वो। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस 1 और 2 दोनों में क्या हो रहा है। प्रोसेस 1 में वो हीट ले क्यों रहा है और प्रोसेस 2 में हीट वो दे क्यों रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। इन प्रोसेस 1 we are increasing the internal energy of this system, so we have to give some energy to that system so that it can expand। जब ये expand होगा तो ये कुछ वर्क करेगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं जब हम एनर्जी दिए तो वो कुछ वर्क किया और कुछ चेंज इन इसकी इंटरनल एनर्जी में आया ये। और दूसरे केस में देखते हैं। अब उस केस में अब वो बैक वॉल्यूम कम हो रहा है। पहले P1 V1 यहाँ से इवॉल्व होकर P2 V2 पे गया, फिर P2 V2 से P1 V1 पे आया। तो वॉल्यूम इस केस में डिक्रीज़ हो रहा है, सो हमको इस पे वर्क करना पड़ेगा। जब हमने इस पे वर्क किया तो वर्क हमारा क्या है, नेगेटिव। पहले केस में मशीन ने वर्क किया था तो ये पॉजिटिव था। नेगेटिव वर्क किया, तुमने मशीन पे वर्क किया तो मशीन में कुछ एनर्जी तुमने दिया, उसके इंटरनल एनर्जी तुमने इंक्रीज़ की। इंटरनल एनर्जी हमको इंक्रीज़ नहीं करना है, हमको सेकेंड प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करना है, सो दैट ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज़ करेगा। नाउ इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, उसने Q अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया एंड Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया भी। टोटल Q अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसने वर्क में कन्वर्ट नहीं किया है। केल्विन का स्टेटमेंट यही है कि अगर Q1 टोटली अगर वो कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क में, देन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इस केस में हम देख रहे हैं वो Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज़ भी कर रहा है। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। लेट से Q1 लिया उसने, U1 चेंज किया और W1 वर्क किया। Q2 दिया, माइनस ऑफ दिस चेंज हुआ, माइनस ऑफ वर्क किया। सो अकॉर्डिंग टू दिस Q1 माइनस Q2 जो होगा वो होगा वर्क डन बाय दैट सिस्टम। सो हियर वी विल सी दैट दिस is not violating Kelvin's statement. Let us see Carnot cycle. This cycle help us to understand many concepts of thermodynamic like entropy, temperature. So what is a Carnot cycle is? Basically it means that it is a reversible cyclic process. We go in cycle by completing 4 processes. First is isothermal, second is adiabatic, third is again isothermal, again adiabatic. ये प्रोसेस हम करते कैसे हैं, फिर से हम पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लेते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, पहला सोर्स, दूसरा सिंक, तीसरा है इंसुलेटिंग स्टैंड। नाउ फर्स्ट isothermal expansion. Isothermal expansion means we are increasing its volume, internal energy
and doing some work. So we need to give energy to this system. So we will put our piston cylinder system on source. It will take some energy and will expand, doing some external, giving some work to surrounding. इसके थ्रू हम बाहर काम ले सकते हैं इससे. तो doing some work and increasing its internal energy. Now again we will put it on insulating, so that now the process is adiabatic, as it is insulated from all side from the surrounding. अब अभी इसको हम अलाउ करेंगे, इसके पास अभी इंटरनल एनर्जी है जिससे कुछ वर्क और करेगा. तो उस केस में ये बी से सी तक जाएगा बाय डूइंग सम वर्क. इसको हम कहेंगे एडियाबेटिक. दूसरा प्रोसेस जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन. नाउ तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइसोथर्मल मीन्स कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. सोर्स का कोई एक टेम्परेचर होगा T1, सिंक का कोई टेम्परेचर होगा T2. सो इस प्रोसेस ए से बी पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर है T1, बी से सी में टेम्परेचर चेंज हुआ T2, और सी से डी में टेम्परेचर T2 ही है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम अपने सिस्टम को कोल्ड बार या फिर सिंक पर प्लेस करेंगे. अब क्या होगा, पिस्टन डाउनवर्ड फॉल करेगा और कुछ वर्क करेगा ऑन द सिस्टम. कुछ वर्क करेगा, लेट से वॉल्यूम डिक्रीज होके V3 हो गया. यहाँ से यहाँ पे P1 V1 T1. In this case, as it is isothermal compression, और इस इंटरनल एनर्जी जब सिस्टम पे वर्क होगा कुछ तो इंक्रीज होगा, बट टू कंप्लीट द साइकिल इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए. इसी वजह से ये कुछ हीट बाहर निकालेगा. और इसमें हमने कुछ एनर्जी दिया इन, उसको हम Q1 लेते हैं. नाउ वी विल सी फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबेटिक compression. We put the system on insulating stand. अभी भी इसमें कंप्रेशन होगा तब तक जब तक हमारा सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट में ना चला जाए, और ये अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे इसका वॉल्यूम था P1 V1 और T1. नाउ एट द एंड ऑफ 4 स्टेप, isothermal adiabatic, isothermal adiabatic, the net heat absorbed by the system is equal to Q1 taken minus Q2 release, and this will be the work done by the system, because dq is equal to du plus work. Here in complete cycle du is equal to 0, dq is equal to Q1 minus Q2, so work will be is equal to Q1 minus Q2. now हम efficiency को define करते हैं work done and heat taken by that system. कोई सिस्टम कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, लेट से 100 जूल अगर हीट ले रहा है और वो 15 जूल हमको वर्क दे रहा है और बाकी एनर्जी रिलीज़ कर दे रहा है, तो इफ़िशियंसी क्या होगी इंजन की, हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 100.
सो हम इफिशियंसी डिफाइन कर रहे हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट टेकन बाई दैट सिस्टम वेयर वर्क इज इक्वल टू नेट हीट टेकन. सो हेयर वी सी दैट एज Q1 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा Q2 से, या फिर Q1 इज इक्वल टू Q2 हो. जितना हीट लिया उतना दे दिया, वर्क कुछ भी नहीं किया, फिर उसकी इफिशियंसी 0. एज Q1 is greater than Q2, so our efficiency will always less than 1 because something is subtracting from 1, so efficiency will always less than 1. Now let us see अब देखते हैं क्या हम इफिशियंसी को 1 कर सकते हैं किसी भी तरीके से. सो इफिशियंसी इज इक्वल टू माइनस हीट टेकन, हीट एब्जॉर्ब बाई हीट टेकन. सो अगर हमको इफिशियंसी करना है 1, देन Q2 मस्ट बी इज इक्वल टू 0 और Q1 इनफाइनाइट हो जाए. नाउ अगर Q2 0 हो जाएगा इस केस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई Q1. यहाँ पे वर्क हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 एज Q2 इज इक्वल टू 0, सो वर्क इज इक्वल टू Q1. सो हमने देखा था कि केल्विन सर ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट टोटल एनर्जी टेकन बाई एनी सिस्टम कांट बी कन्वर्टेड इन वर्क. सो अगर ऐसा हो जाता है तो ये उनके स्टेटमेंट का वायलेशन होगा. नाउ लेट्स सी इफिशियंसी जो हमने अटेंड की है इन प्रैक्टिकल. इन यूएस किया गया था, एक कोल स्टीम प्लांट था जिसने इफिशियंसी अटेंड की थी 64% theoretically, and due to some losses observed efficiency IT 36%. इस केस में उन्होंने सोर्स का जो टेम्परेचर था उसको लिया था 565 डिग्री सेल्सियस, एंड सिंक का जो टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस. And in Canada, in nuclear power plant, they have achieved efficiency 30%, and in Italy, they have achieved efficiency at 16%. So, अगर हम 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, 100 जूल अगर दे रहे हैं, तो हम 36 जूल को ही वर्क ले सकते हैं, बाकी वेस्ट हो जाती है. 36 ये हाईएस्ट था. नाउ question is, can we make efficiency is equal to 1? So yes, but practically it is not possible. इसको थ्योरेटिकली देखते हैं कैसे इफिशियंसी 1 हम ला सकते हैं. इफिशियंसी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, उसको बाद में अभी हम पढ़ेंगे कैसे. सो अभी के लिए मान लेते हैं इफिशियंसी जो है 1 माइनस T2 बाई T1 इस फॉर्म में है. तो इस केस में हमको क्या करना है, बस T2 को कर देना है 0 केल्विन पे. बस हमको एक इफिशियंसी का इंजन मिल जाएगा जो 100% इफिशियंट होगा. सो इस केस में अगर हम T2 को 0 केल्विन ले रहे हैं तो इस केस में क्या होगा देखते हैं. पहले हम सोर्स पर रखेंगे सिस्टम को, और ये सिस्टम हमें कुछ वर्क करके देगा. फिर दूसरा केस, इसको जब हम सिंक पे रखेंगे तो इमीडिएटली जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो हो जाएगा 0. सो जब पिस्टन नीचे आएगा तो उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क विल बी 0. सो इस केस में हम देख रहे हैं जब हमने T1 सोर्स पे रखा
तो सिस्टम ने कुछ वर्क किया बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस, और जब हम पिस्टन को इनिशियल पोजीशन में ला रहे हैं तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, जितना उसने हीट लिया उतना उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने बाहर से कोई वर्क नहीं किया तो हमने हीट रिलीज भी नहीं की। सो Q2 इज इक्वल टू 0 होगा उस केस में। सो हम कह सकते हैं इफ़िशियंसी जो होगी इस केस में 1 हो जाएगी, बट 0 केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो वी कांट मेड 100% इफिशियंट इंजन। अब देखते हैं हम कार्नोट थ्योरम। सो कार्नोट थ्योरम कहता है रिवर्सिबल इंजन जो होते हैं उसी की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स दे आर बेस्ट इफिशियंट। and Carnot cycle states that all reversible process have same efficiency and only depend, I means efficiency is only depend on the temperature of reservoir, that is efficiency will be a function of temperature of that reservoir. Let us see the proof of Carnot theorem. इस फिगर में here we have a reversible engine and this is reversible Carnot engine. रिवर्सिबल इंजन QH डैश ऑफ एनर्जी टेक कर रहा है, वर्क कर रहा है W, और QC डैश एनर्जी सिंक को दे रहा है, कोल्ड पार्ट को। और कार्नोट साइकिल क्या कर रहा है, वो वर्क ले रहा है, उस वर्क से सिंक से QC ऑफ एनर्जी खींच रहा है और हॉट पार्ट को, सोर्स पार्ट को QH ऑफ एनर्जी दे रहा है। सो इस केस में बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखते हैं कि कितना एनर्जी इस सिस्टम ने इनटेक किया और कितना दिया, दोनों इक्वल होगा, मीन्स Q ऑफ H डैश माइनस Q ऑफ H विल बी इक्वल टू Q ऑफ C डैश माइनस Q ऑफ C। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर ये आपका सिस्टम है कंबाइंड, उसने कितना एनर्जी हॉट पार्ट से लिया और कितना सिंक को दे दिया। सो दिस Q1 टेकन will be is equal to Q2 given. This is a simple conservation of energy. Now Sir Clausius statement that energy flow from hotter body to colder body. In this case एनर्जी का फ्लो तभी पॉसिबल है जब Q ऑफ H डैश इज ग्रेटर देन Q ऑफ H, आई मीन्स Q of H dash minus Q of H is greater than is equal to 0. This is QH dash minus QH. So this should be positive. I means energy का flow करना hotter body to colder body. This is statement of Sir Clausius. So अगर QH dash minus QH वो हो जाए नेगेटिव लेस देन 0, तो इस केस में एनर्जी उल्टा फ्लो करेगा, मतलब cold to hot, that is not possible. So by Clausius law Q of H dash should be greater than Q of H. अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं। efficiency of irreversible dash is equal to 1 minus Q of C dash by Q of H dash, and efficiency of Carnot cycle. Now हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है।
efficiency of dash q of h dash minus q of c dash q of h dash. Now from the equation, let's call it 1 and let's call it 2. Now from the equation, this is equal to q of h minus q of c divided by q of h dash. Now from equation 2, q of h minus q of c divided by q of h dash will be less than is equal to q of h minus q of c divided by q of h. So less than is equal to 1 minus q of c q of h. That will be efficiency of Carnot dash. So this was irreversible. This is reversible. We have seen that efficiency of reversible engine will be always more than any other engine. Now let us see efficiency of two reversible engine will be same. Considering dash engine reversible, in this case again सेम प्रोसेस से देखेंगे. n ऑफ डैश विल बी ग्रेटर देन n ऑफ Carnot. This is not possible because Carnot theorem states that efficiency of reversible engine is the highest. So efficiency of dash will be equal to efficiency of Carnot. नाउ हेयर यहाँ पे हमने इसको रिवर्सिबल लिया था, ये भी रिवर्सिबल. सो वी हैव प्रूव्ड टू रिवर्सिबल इंजन between same sink and source have equal efficiency. So q of h q of c divided by q of h is same for all engine that is reversible. Here efficiency must be function of temperature, as temperature is only variable in the game, because टेम्परेचर ही डिसाइड कर रहा है कि हीट का फ्लो कितने अमाउंट में होगा. अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है तो हीट का फ्लो भी अमाउंट भी ज़्यादा होगा. सो efficiency must be function of temperature.